हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट ISPSU मेंटर्स। सो हमने जो कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस की अपनी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसमें मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस अब डिस्कस कर चुका हूं। तो अभी हम बेसिकली वर्क कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस पे। आज मैंने क्या किया हुआ है, हमने डिस्क्रिप्शन में 4 क्वेश्चन की एक PDF दी हुई है। कुछ क्वेश्चंस उसमें से मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ, बाकी क्वेश्चंस आपने खुद से ट्राई करने हैं। हाँ, अगर आपसे नहीं होंगे आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चंस को लेके बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, x and y are two independent random variable which are uniformly distributed in the range of 0 to 2, 0 to 4 respectively। आपके पास x और y दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जो x है आपके पास वो भी आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किससे किसके बीच में, 0 to 2। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब इसका जो PDF होगा वो कैसा होगा, PDF कैसा रहा होगा, PDF भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक। वैल्यू देखो, एरिया अंडर द PDF कर्व, ये क्या है, f x ऑफ x। ये PDF है किसका, रैंडम वेरिएबल x का, राइट। अगर हम बात करते हैं एरिया अंडर द PDF कर्व, वो 1 होता है तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, PDF ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल। अगर मैं मैथमेटिकली इसको लिखना चाहता हूँ तो मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं 1/2 व्हेन स्मॉल x इज 0 to 2 एंड 0 अदरवाइज। सो पहली चीज़ आपके पास ये हुई। सेकेंड थिंग उसने बोला एक दूसरा रैंडम वेरिएबल है y, कैपिटल Y। ये भी आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, किससे किसके बीच में, 0 to 4 के बीच में। सो इसका जो PDF होगा वो कैसा होगा, इसका भी PDF जो है वो सिमिलर होगा, 0 to 4। वैल्यू कितनी आएगी, एरिया अंडर द PDF का अगर इसका एरिया मुझे 1 करना है तो वैल्यू मैक्सिमम कितनी रहेगी, 1/4। ये आपका FY ऑफ y, ये आपकी y एक्सिस है। तो उसने बोला अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं, जहाँ तक हमने पढ़ दिया x and y two independent random variable which are uniformly distributed 0 to 2, 0 to 4 respectively। Another random variable z is defined that z क्या डिफाइन किया उसने, z is equals to minimum of x, y। x और y में से जो मिनिमम है वो आपने लेना है। देन फाइंड द मीन ऑफ z और E ऑफ z। तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z निकालनी है। अगर हम बात करते हैं, राइट, अगर हम बात करते हैं CDF ऑफ रैंडम वेरिएबल z, किसके इक्वल होगा, स्मॉल z यहाँ पे वैल्यू है, कैपिटल Z जो आपका रैंडम वेरिएबल को डिनोट करता है। तो CDF की डेफिनेशन क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी CDF किसके इक्वल होता है, दैट रैंडम वेरिएबल इज लेस देन इक्वल्स टू ए वैल्यू। वैल्यू क्या लिया हमने, स्मॉल z। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये जो प्रोबेबिलिटी हम लेके चले हैं ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी होगी दैट z जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या डिफाइंड है, मिनिमम ऑफ x, y when it is less than 7, राइट। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं क्योंकि x और y के PDFs अपने पास अवेलेबल हैं, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी दैट, देखो अगर x आपका लेस देन है किससे, लेस देन और इक्वल्स टू स्मॉल z है, एंड y जो है वो ग्रेटर देन है किससे, x से। यहाँ पे चलते हैं, मिनिमम ऑफ एक्स वाई इज लेस देन z। पहली कंडीशन मैंने क्या ले ली, जो y है ये ग्रेटर देन है किससे, x से। तो दोनों में मिनिमम कौन आएगा, x आएगा, एंड जो मिनिमम वैल्यू है वो लेस देन है z से, प्लस और करके। और दूसरा केस क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी, पहले केस में y ग्रेटर देन x लिया था, अब मैं क्या ले रहा हूँ, x ग्रेटर देन y। जब आपका x जो है वो ग्रेटर देन y है तो इसका मतलब जो छोटे वाली वैल्यू है वो y रही होगी। सो y जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा स्मॉल z। क्लियर हुई बात यहाँ पे, ये क्लियर है। अब हमें ये प्रोबेबिलिटी दिख रही है, तो ये प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, देखो अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी को लिखता हूँ तो x जो मेरा वेरी कर रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, x स्टार्टिंग 0 से है
और मैक्सिमम कहाँ तक गया है, स्मॉल जेड तक गया है। क्लियर है बात। एंड इसका पीडीएफ कितना रहा अपने पास, पीडीएफ की वैल्यू 1/2। नेक्स्ट आपके पास होगा जो y है वो स्मॉल x से स्टार्ट होगा एंड कहाँ तक जाएगी, y की वैल्यू 4 तक जाएगी। 1/4 पीडीएफ की वैल्यू है, dy देन dx। ये तो आपकी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वैल्यू y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, z तक जाएगी। क्लियर बात। पीडीएफ कितना होगा 1/4 एंड x की वैल्यू y से स्टार्ट होकर 2 तक जाएगी, वैल्यू क्या है 1/2, साथ में क्या आएगा dx dy। सो ये प्रोबेबिलिटी है, ये इंटीग्रेशन सोल्व करके हम लोग इसका क्या निकाल सकते हैं, CDF। अगर मेरे पास इसका CDF अवेलेबल हो गया तो CDF की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर पाएंगे, PDF। अगर PDF पता चल गया तो PDF की हेल्प से हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। सो जो CDF है इसका f(z) वो किसके इक्वल होगा, 1/8 इंटीग्रेशन x इज इक्वल्स टू 0 to z एंड y x to 4 dy dx। नेक्स्ट वैल्यू से फिर से 1/8 इंटीग्रेशन y इज इक्वल्स टू 0 to स्मॉल z एंड x इज इक्वल्स टू y to 2 dx dy। 1/8 dy, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 - x। नेक्स्ट इंटीग्रेशन x इज इक्वल्स टू 0 to z dx। सिमिलरली 1/8 इंटीग्रेशन y इज इक्वल्स टू 0 to z एंड दिस वैल्यू इज 2 - y, साथ में क्या आएगा dy। सो अगर आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे तो 1/8 आपके पास बाहर आ गया यहाँ से एंड अंदर जो इंटीग्रेशन की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 4z minus z²/2 plus twice of z minus z²/2। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं तो फाइनली कैपिटल f(z) ऑफ z किसके इक्वल आएगा आपके पास, 1/8 6z माइनस z²। तो ये तो हो गया आपके पास का CDF। अगर मैं PDF की बात करता हूँ तो PDF किसके इक्वल होगा, PDF और CDF में एक रिलेशन होता है f(z) ऑफ z किसके इक्वल होगा, d/dz f ऑफ z ऑफ z। राइट। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, PDF 1/8 6 माइनस ट्वाइस ऑफ z। अगर आप इसको और मैथमेटिकली लिखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1/4 3 माइनस z। और अगर आप z की वैल्यू की चेक करोगे तो z कहाँ से कहाँ जाएगा आपके पास, 0 to 2। आप ये चेक कर सकते हो स्टार्टिंग से, क्योंकि x की मैक्सिमम वैल्यू 0 से 2 गई है, y की वैल्यू आपके पास 0 to 4 गई है, तो मैक्सिमम जो z जाएगा वो आपका 0 to 2 जाएगा। तो अपने पास जो वैल्यू अवेलेबल है PDF की, तो f ऑफ z का जो PDF आया अपने पास वो 1/4 3 माइनस z when z is 0 to 2 0 अदरवाइज। तो मेरे पास अब इसका PDF अवेलेबल हो गया तो मैं इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकता हूँ। E ऑफ z किसके इक्वल होगा, E ऑफ z इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -∞ to ∞ z f ऑफ z dz। सो 1/4 क्लियर, इंटीग्रेशन 0 to 2 3 माइनस z इंटू z dz। आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो हम इस इंटीग्रेशन को जब सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 1/4 3/2 z² माइनस 1/3 z³ 0 to 2 1/4 6 minus 8/3 is equals to 10/12 which is equals to 0.8। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।
अगर आपको किसी को कहीं पे कोई डाउट है तो मुझे बताओ। हमने किया क्या, मैं एक बार आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ पूरा का पूरा। हमारे पास दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल थे एक्स एंड वाई, क्लियर है। हमने जो हमारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे 0 to 2 0 to 4, एक नया रैंडम वेरिएबल z डिफाइन किया जो आपका क्या है, मिनिमम ऑफ एक्स वाई, द मीन वैल्यू ऑफ z हमने निकालनी है। तो हमने क्या किया यार, अगर हमारे पास इस z का पीडीएफ अवेलेबल हो जाता है तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो z रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ निकालने के लिए हमने क्या किया, अब सबसे पहले z का सीडीएफ निकाला है। सीडीएफ बेसिकली क्या होता है, सीडीएफ जो हमारा वो डिफाइंड होता है, CDF is equals to probability that the random variable should be less than a value, एंड ये गिवन किया जो रैंडम वेरिएबल z है वो मिनिमम ऑफ एक्स वाई से, मिनिमम ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। सो मिनिमम ऑफ एक्स वाई लेस देन हो जाएगा z से, एंड देन मैंने यहाँ से सोल्व करने के बाद अपने पास क्या निकाल लिया, इसका CDF निकाला। देन CDF और PDF के बीच में एक रिलेशन होता है, ये मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया आपको। अगर आपके पास CDF और PDF का रिलेशन अवेलेबल हो गया तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल पाएंगे, इसका मीन वैल्यू। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका PDF से ही रिलेटेड है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर गिवन बाई। तो आपको ये PDF दिया हुआ है दो रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई का, ए और बी के बारे में बताया कि पॉजिटिव रियल कांस्टेंट है, एंड ये जो u फंक्शन है, बेसिकली ये जो u फंक्शन है ये यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो u फंक्शन है ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, जो आपने कहाँ पे पढ़ा होगा, सिग्नल लाइन सिस्टम में। तो अब हमें उसने क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल z। इस रैंडम वेरिएबल z का आपने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो एक्स रैंडम वेरिएबल, उसका पीडीएफ उसने आपको गिवन कर दिया a e रेज टू द पावर माइनस ए एक्स यू ऑफ एक्स, एंड जो रैंडम वेरिएबल y है उसका भी पीडीएफ उसने आपको गिवन किया है एफ वाई ऑफ y इज इक्वल्स टू बी ई रेज टू द पावर माइनस बी वाई यू ऑफ y। एक नया रैंडम वेरिएबल z डिफाइंड किया है जो किसके इक्वल है, x प्लस वाई के इक्वल है। तो इस रैंडम वेरिएबल z का आपको पीडीएफ निकालना है। देखो जब हम लोग डिटेल में जो करेंगे, अभी तो हम क्वेश्चंस पे फोकस कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं एक वीडियो की सीरीज भी स्टार्ट की है, जैसे मैंने रैंडम वेरिएबल डिस्कस कर चुका मैं अभी तक, और भी मैं छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे व्हाट इज़ पीडीएफ, व्हाट इज़ सीडीएफ, ये सारी चीज़ें भी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ में डिस्कस करूँगा, और ये कंसेप्ट भी मैं वहाँ पे साथ साथ डिस्कस करते चलूँगा। अगर आपके पास दो रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई एंड आपने उनके एडिशन का एक नया रैंडम वेरिएबल z बनाया है, तो इस रैंडम वेरिएबल z का जो पीडीएफ है वो क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी मैं वहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो बेसिकली अभी तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर्मूला जो हमें पता है कि यार अगर मेरे पास दो रैंडम वेरिएबल x एंड y इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, उनकी हेल्प से मैं एक नया रैंडम वेरिएबल z डिफाइन करता हूँ। तो जो पीडीएफ होता है z का, z ऑफ z, वो बेसिकली कॉन्वोल्यूशन होता है किस का, कॉन्वोल्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x एंड y, पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x एंड y। सो अगर मैं बात करता हूँ कॉन्वोल्यूशन की, ये कौन सी डोमेन है, टाइम डोमेन है, या एक डोमेन ले लेते हैं, इस टाइम डोमेन को मैं लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट कर देता हूँ, a e रेज टू द पावर माइनस ए एक्स यू एक्स कन्वोल्व विद, किसके साथ कन्वोल्यूशन है इसका, b e की पावर माइनस बी वाई यू ऑफ y के साथ। सो ये हमारे पास कॉन्वोल्यूशन है। अगर मैं इसको लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट कर देता हूँ तो मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ। क्लियर है बात, मैंने क्या किया, दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, तो ये लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। लाप्लास डोमेन में क्या बनेगा, a अपॉन एस प्लस ए, फर्स्ट का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल गया आपको। देन जो कॉन्वोल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में, b अपॉन एस माइनस बी मिलेगा आपको। क्लियर है बात ये। अब इसके पार्शियल फैक्टर करके इन्वर्स लाप्लास ले लेते हैं, a भी आपने कॉमन ले लिया, देन s प्लस ए 1 अपॉन एस माइनस एस प्लस बी, बीच में माइनस ले लिया आपने यहाँ से, तो एस से एस कैंसिल आउट होकर ऊपर क्या बचेगा, b माइनस ए से आपने डिवाइड कर दिया तो पार्शियल फैक्टर हो गई। अब हम क्या ले रहे हैं, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर मैं अब इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ, तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, ए बी अपॉन बी माइनस ए
देन ई की पावर माइनस ए टी, या ए जेड कर देते हैं क्योंकि जेड इधर की तरफ लिया आपने, एफ ऑफ जेड ई की पावर माइनस ए जेड यू ऑफ जेड माइनस ई की पावर माइनस बी ऑफ जेड यू ऑफ जेड। क्लियर है बात? तो हमारे पास जो इसका पीडीएफ बना हुआ है रैंडम वेरिएबल जेड का, वो पीडीएफ क्या है आपके पास, ए बी अपॉन बी माइनस ए ई की पावर माइनस ए जेड ई की पावर माइनस बी जेड, बाहर क्या आ जाएगा, यू ऑफ जेड। सो यहाँ से मेरे पास इसका पीडीएफ अवेलेबल होगा। बाकी 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए दिए हुए हैं, नीचे असाइनमेंट है, पीडीएफ में अटैच कर रहा हूँ इसके लिंक में। सो आपको उनको दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करो। अगर कहीं पर उनमें डाउट आता है तो नेक्स्ट वीडियो रेफर करना, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा वो उन्हीं 2 क्वेश्चंस को लेके होगी। अगर आपको इन 2 क्वेश्चंस में जो मैंने अभी कराए हैं इनमें कहीं पर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।